अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें मैं 4-5 लेक्चर लूँगा। पहले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन या एलईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कैसे कहते हैं ये मैंने डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड इसका जो स्ट्रक्चर है ये मैंने डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में कुछ टर्म्स है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड है और प्रोसेस, ये दोनों हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटीपी सिंथेसिस के इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस के दौरान एटीपी किस तरह हमारे साथ सिंथेसाइज होता है ये हम पढ़ेंगे। सो ये दो लेक्चर हमने लिए थे। आज का जो लेक्चर है ये N2 के मुतालिक है, प्रोसेस के हवाले से हैं। सो इसके लिए याद रखिए कि पहले दो लेक्चर जो कि आपको ज़रूर देखने हैं, क्योंकि इसमें पहले लेक्चर में मैंने को एंजाइम क्यों का जिक्र किया था। सेकंड लेक्चर जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया का लेक्चर में पढ़ा रहा था उसमें मैंने साइटोक्रोम्स का जिक्र किया था। सो इन दोनों में जो कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो प्रोसेस के लिए आपको ये दोनों लेक्चर, जो पहले दो लेक्चर है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आपको ज़रूर देखने हैं। आज हम आते हैं अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस की तरफ, और इसमें कौन से टर्म्स है जो इससे रिलेटेड है और प्रोसेस इसका किस तरह है। आज हम आते हैं कुछ टर्म्स एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। टर्म्स एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कौन से ऐसे टर्म्स है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड है और जिसको आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग इसको मतलब ज़रूर स्टडी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से ऐसे टर्म्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल NAD है जिसके बारे में आप लोगों को पता हो, NAD, NADH2, इस तरह FADH2, इस तरह FMN हो गया, मोनोन्यूक्लियोटाइड हो गया, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है को एंजाइम क्यों एंड साइटोक्रोम्स। ये वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड है और जिसको ज़रूरी है कि आप लोगों को इसकी समझ पहले से आप लोगों को इसके बारे में पता हो कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस से बहुत ज़्यादा करेक्शन है और अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आती तो प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा। इनमें जो कि है ये जो साइट को एंजाइम क्यों है और साइटोक्रोम्स है, ये मैंने पहले लेक्चर यानी पार्ट फर्स्ट लेक्चर में मैंने किया था। साइटोक्रोम्स को मैंने जब मैं पार्ट टू जब मैं कर रहा था, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा था, तो इसमें मैंने साइटोक्रोम्स का भी जिक्र किया था कि साइटोक्रोम्स क्या है, इसके कौन से टाइप्स हैं। आज का जो टॉपिक है ये प्रोसेस के हवाले से है। हम आज प्रोसेस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस पढ़ेंगे, लेकिन प्रोसेस के लिए आप लोगों को ये दोनों चीज़ें जो कि है इसको एक बार देखना होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। प्रोसेस से पहले जो कि है, प्रोसेस की तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन प्रोसेस से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ जिक्र करूँगा यहाँ पर, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है। जिस तरह हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि है इसकी एक ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हिस्सा लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, इसके सोर्सेज क्या हम अब बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं ये दो, इसके सोर्सेज दो है, यानी टू सोर्सेज है इसके, इन दो जगहों से आते हैं। एक सोर्स जो कि है वो है NADH प्लस H पॉजिटिव, और दूसरा जो कि है वो है FADH2, यानी एक सोर्स इसका क्या है NADH और दूसरा है FADH2 है। NADH जो के हैं ये कहाँ से आता है। चूँकि यहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन की बात हो रही है तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस में भी ये प्रोड्यूस होता है, ग्लाइकोलाइसिस। इसी तरह ये क्रेब्स साइकिल्स या लेंट रिएक्शन में भी और क्रेब्स साइकिल में भी ये प्रोड्यूस होता है, इस तरह लेंट रिएक्शन में भी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा इन तीन प्रोसेस के अलावा NADH फैटी एसिड्स की जब ऑक्सीडेशन होती है या कुछ एमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, उससे भी हमारे साथ ये हासिल होता है। लेकिन
जिन चीज़ों से ये हासिल होता है NADH, चाहे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है, चाहे हमारे साथ फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन के दौरान, या प्रोटीन अमीनो एसिड से हासिल होता है, लेकिन फाइनली ये NADH माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये एंटर हो जाएगा फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस तरह FADH2 जो कि ये कहाँ से आता है, क्योंकि यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन का जिक्र हो रहा है, तो क्रेब्स साइकिल के दौरान मैंने आप लोगों को एक रिएक्शन बताया था जिसमें सक्सीनेट जो कि है सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में। when succinate was converted into fumarate, so इस दौरान FADH2 प्रोड्यूस होता था सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। सो ये FADH2 जो कि है प्रोड्यूस होता, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा। सो फाइनली जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये दोनों इलेक्ट्रॉन सोर्सेज आ गए, NADH और FADH2, सो फर्दर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हिस्सा लेगा। सो अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस की तरफ आते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह होता है। सो प्रोसेस किस तरह होता है कि हमारे साथ क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसकी मतलब एक समरी में आपको बताता हूँ कि किस तरह होता है प्रोसेस, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट से अगर मैं ये शुरू करूँ तो ये इस तरह होता है कि हमारे साथ होता है फूड। अब फूड का क्या मतलब है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है या फैट्स है, ये हमारे साथ फूड में आ गए। सो इससे क्या होता है, इस फूड से क्या होगा कि इन फूड से हमारे साथ फाइनली मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू जो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो NADH है और FADH2, ये प्रोड्यूस होते हैं, यानी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। और सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सो आप लोगों को पता है, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि दो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक NADH और दूसरा जो कि है ये है FADH2। यानी फूड्स की मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू फाइनली हमारे साथ ये दो चीज़ें हासिल होती है, NADH एंड FADH2। अब क्या होता है इसमें कि ये जो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इससे हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इससे हासिल होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स फाइनली जाकर ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे, और यहाँ पर यानी ऑक्सीजन होगा फाइनली, इसके साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए प्लस 2 प्रोटॉन भी आ गए, और यहाँ पर ये तीनों चीज़ें फिर मिलकर फाइनली हमारे साथ वाटर हासिल हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन वाटर हासिल हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो दो सोर्सेज है NADH FADH, इससे क्या होता है कि इससे हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, electrons will release from these two sources NADH and FADH2 and electron transport chain। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि है फिर ये रिसीव करेंगे को एंजाइम क्यों जो कि है ये रिसीव करेंगे, फिर ये को एंजाइम क्यों से डिफरेंट साइटोक्रोम से ये पास होंगे, डिफरेंट साइटोक्रोम से ये पास होंगे, डिफरेंट साइटोक्रोम से, फॉर एग्जांपल BC और इस तरह A2 डिफरेंट साइटोक्रोम से ये पास हो जाएंगे, और फाइनली ये ऑक्सीजन तक आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो कि है हमें देगा। सो ये पूरा प्रोसेस जो कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है। सिर्फ बात यहाँ ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं कि ये जो NADH या FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, जो जिसको रिसीव करेगा को एंजाइम क्यों, और फिर को एंजाइम क्यों के बाद ये डिफरेंट साइटोक्रोम से ये पास होगा, फाइनली ये ऑक्सीजन तक पहुंचेगा और हमें वाटर मॉलिक्यूल देगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में हमारे साथ हासिल होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स हमारे साथ 3 डिफरेंट फॉर्म में हासिल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। एक ये कि ये हाइड्राइड आयन की शक्ल में भी हो सकता है, हाइड्राइड आयन,
हाइड्राइड आयन कैसे कहते हैं, यानी हाइड्राइड आयन में क्या होता है कि हमारे साथ H होता है हाइड्रोजन, नेगेटिव आयन इस पर होता है, क्यों, क्योंकि इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस इज़ दी हाइड्राइड आयन। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स हमारे साथ हाइड्राइड आयन की शक्ल में भी हो सकते हैं, हाइड्राइड आयन की शक्ल में, और ये ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र टूवर्ड्स NAD, इस तरह ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स हमारे साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हाइड्रोजन एटम की शक्ल में भी हो सकते हैं, आल्सो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की शक्ल में भी होंगे, फॉर एग्जांपल किस तरह, नाउ दिस इज़ द हाइड्रोजन एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन है, दिस इज़ द हाइड्रोजन एटम। सो इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। और थर्ड जो कि है, इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ, जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन ई, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को ई से, नेगेटिव, एंड ये 1 हमने लगाया, 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की शक्ल में भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, दीज विल बी इन दी 3 फॉर्म्स हो सकते हैं, हाइड्राइड आयन की शक्ल में भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन एटम की शक्ल में भी हो सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। सो इन 3 फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को एंजाइम क्यों रिसीव करेंगे, फिर डिफरेंट साइटोक्रोम से पास हो जाएंगे, फाइनली हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा प्रोसेस जो कि है, दिस इज़ दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया। लेकिन ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, दिस अकर्स इन 4 स्टेजेस। अब याद रखिए कि ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये 4 स्टेजेस में अकर होता है, 4 स्टेजेस में, यानी पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि ये 4 स्टेजेस में अकर होता है। और ये जो 4 स्टेजेस है, दीज आर कैटालाइज्ड बाय 4 डिफरेंट एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स, यानी दीज आर कैटालाइज्ड बाय, यानी हर एक स्टेज में जो कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो इसको कैटालाइज करते हैं। सो इट इज़ कैटालाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यानी हर एक स्टेज को एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो इसको कैटालाइज करता है। इस तरह हमारे साथ होता है ना कि हर रिएक्शन को एक ख़ास एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। सो इस तरह ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो 4 स्टेजेस है, हर स्टेज में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो इस स्टेज को कैटालाइज करता है। सो 4 स्टेजेस है और हमारे साथ 4 एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स है, जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स 1, दूसरा है कॉम्प्लेक्स 2, तीसरा है कॉम्प्लेक्स 3 और एंड कॉम्प्लेक्स 4। सो 4 कॉम्प्लेक्सेस हो गए, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, ये स्टेज 1 में जो कि है कैटालाइज करता है, कॉम्प्लेक्स 2 स्टेज 2 को कैटालाइज करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 स्टेज 3 को कैटालाइज करेगा, और कॉम्प्लेक्स 4 जो कि ये स्टेज 4 को कैटालाइज करेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 या कॉम्प्लेक्स 4 है, दीज आर बेसिकली एंजाइम्स, ये एंजाइम्स ही है जो इसको कैटालाइज करते हैं 4 स्टेजेस को। सो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस है जो हर स्टेज में हर स्टेज को जो कि कैटालाइज करेगा। सो अब हम आते हैं पहले स्टेज की तरफ कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। ये स्टेजेस हम शुरू करते हैं, असल प्रोसेस अब शुरू होने वाला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और इसमें हम हर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे और ये भी कहेंगे कि मतलब क्या होता है हर स्टेज के अंदर, कौन सा प्रोसेस होता है। सो इसमें हम पहले स्टेज के बारे में पढ़ते हैं, स्टेज नंबर फर्स्ट। जिस तरह हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 4 स्टेजेस में, और हर स्टेज को एक ख़ास एंजाइम है जो इसको कैटालाइज करता है। सो हम आते हैं फर्स्ट स्टेज की तरफ, स्टेज नंबर 1 की तरफ हम आते हैं कि पहले स्टेज में क्या होता है। स्टेज नंबर फर्स्ट में क्या होता है, अगर मैं फर्स्ट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ये टाइटल दे दूँ इसको, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। किस तरह कि इसको मैं किस तरह टाइटल दे सकता हूँ, मतलब ट्रांसफ़र
स्टेज नंबर 1 में फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम NaDH plus H to coenzyme Q. Transfer of two hydrogen atoms from NaDH to coenzyme Q. यानी पहले स्टेज में क्या होता है, आपको इस टाइटल से भी आपको अंदाज़ा होगा कि मतलब पहले स्टेज में क्या आकर होता है कि हमारे साथ 2 हाइड्रोजन एटम जो कि है ये ट्रांसफ़र होते हैं NaDH से कोएंजाइम Q में। किस तरह ये होता है, पहली बात जो आप लोग को याद रखनी होगी वो ये है कि स्टेज नंबर फर्स्ट में, इस स्टेज में जो एंजाइम यूज़ था, यानी जो एंजाइम इस स्टेज को या इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है, यानी वो एंजाइम जो इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है वो कौन सा एंजाइम है। सो द एंजाइम विच कैटलाइज दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स 1। यानी जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है, कॉम्प्लेक्स 1 एंजाइम। ये जो कॉम्प्लेक्स 1 एंजाइम है, दिस कॉम्प्लेक्स 1 एंजाइम इज़ आल्सो कॉल्ड, इसके 2 नाम है, कॉम्प्लेक्स 1 भी इसको कहते हैं और इसको जो कि है NaDH डिहाइड्रोजनेज भी इसको कहते हैं, NaDH डिहाइड्रोजनेज भी इसको कहते हैं। So this first stage of electron transport chain is catalyzed by the complex 1 enzyme, या it is also called NADH dehydrogenase enzyme। सिंपल है, पहले स्टेज में कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स 1। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है या इसको NADH डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं, यानी ये वो एंजाइम है जो इस फर्स्ट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कैटलाइज करता है। और इसके साथ सिर्फ एक बात मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है या जो NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, आप लोगों को पता है कि व्हाट इज़ मीन बाय प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कोफैक्टर होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, वो क्या है, इस एंजाइम के लिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसके लिए। एक जो कि है FMN है, FMN ट्विन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN है, और दूसरा जो इसके लिए कोफैक्टर है वो है आयरन सल्फर प्रोटीन है, सॉरी नॉन आयरन सल्फर प्रोटीन है, आयरन सल्फर प्रोटीन है जो नॉन हीम होता है। दिस आयरन सल्फर प्रोटीन एज नॉन हीम, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हीम जो कि इसमें आयरन होता है और ये पोरफायरिन फॉर्म में होता है। आयरन जो कि है ये 4 नाइट्रोजन रिंग के साथ अटैच होता है, यानी जो पोरफायरिन का हमने जिक्र किया था। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो आयरन सल्फर होता है, आयरन सल्फर ये नॉन हीम होता है। ये 2 चीज़ें जो कि है FMN एंड आयरन सल्फर जो कि है, दीज 2 आर दी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स फॉर दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 के लिए ये दोनों जो कि है प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। वेरी इजी है, फर्स्ट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसके लिए एंजाइम कौन सा है या कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 1 है जिसको NADH डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं, और इसके लिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो है FMN और आयरन सल्फर है। अब प्रोसेस की तरफ आते हैं कि इस स्टेज में क्या कर होता है। ये तो हमने एंजाइम की बात की, दिस इज़ अबाउट एंजाइम या कॉम्प्लेक्स की हमने बात की कि पहले स्टेज में कौन सा कॉम्प्लेक्स या कौन सा एंजाइम यूज़ होता है और इसके लिए कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कॉम्प्लेक्स 1 जिसको NADH डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं, और इसके लिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो है FMN एंड आयरन सल्फर। अब प्रोसेस किस तरह होता है, प्रोसेस इस तरह होता है कि हमारे साथ NADH होता है, NADH जो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैंने पहले डिस्कस किया था, NADH प्लस H प्लस।
ये क्या होता है कि इससे हमारे साथ दो हाइड्रोजन जो के हैं, इससे दो हाइड्रोजन जो के हैं ये रिमूव हो जाएंगे। टू हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम NaDH से। जब इस NaDH से ये दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, सो दिस NaDH प्लस H प्लस जो कि है इट विल बी कन्वर्टेड एंड टू इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म NaD में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब NaDH से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं दो हाइड्रोजन, सो क्या रह जाता है हमारे साथ NaD में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होता है फर्दर कि these two hydrogens will be received by a coenzyme which is called coenzyme Q। ये coenzyme Q जो कि ये एक्सेप्ट करेगा। And after when coenzyme Q accept these two hydrogens from NaDH, so the coenzyme Q will converted into QH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोएंजाइम QH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, यानी पहले स्टेज में क्या होता है कि इसमें NaDH से, ये टाइटल भी मैंने ये दिया है कि NaDH से दो हाइड्रोजन एटम जो कि ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे कोएंजाइम Q की तरफ। यानी NaDH से दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए और ये हाइड्रोजन किसने एक्सेप्ट किए, कोएंजाइम Q ने। अब जब NaDH से ये दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, द NaDH विल कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म NAD प्लस में। और जब यही हाइड्रोजन को एंजाइम क्यों रिसीव करता है, सो इस हाइड्रोजन को रिसीव करने से को एंजाइम क्यों जो कि ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं को एंजाइम क्यों H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ये जो दो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं NaDH से, ये दो हाइड्रोजन जो कि है बेसिकली ये दो हाइड्रोजन क्या है, याद रखिए कि इन दोनों हाइड्रोजन में एक जो कि है वन फ्री प्रोटॉन होता है। वन हाइड्रोजन एज दी वन फ्री प्रोटॉन होता है, वन फ्री प्रोटॉन होता है जिसको हम H प्लस भी कहते हैं। H प्लस यानी फ्री प्रोटॉन होता है, H प्लस होता है, H प्लस आयन होता है। और दूसरा हाइड्रोजन जो कि है ये हाइड्राइड आयन होता है। द अनदर हाइड्रोजन जो कि है ये हाइड्राइड आयन होता है, हाइड्राइड आयन। और हाइड्राइड आयन किस तरह होता है कि ये हाइड्रोजन हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज और ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ होते हैं। सो ये जो कहते हैं हम कि NaDH से दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और इसको एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है कोएंजाइम क्यों। सो ये दो हाइड्रोजन असल में किस फॉर्म में होते हैं, एक हाइड्रोजन फ्री प्रोटॉन की शक्ल में होता है, H पॉजिटिव आयन शक्ल में होता है, और दूसरा जो कि हाइड्राइड आयन की शक्ल में होता है। ये दो हाइड्रोजन जो कि असल में होते हैं, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो कि हैं चूँकि एक प्रोटॉन है, अब इस हाइड्राइड आयन में भी एक प्रोटॉन तो मौजूद है और ये फ्री प्रोटॉन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो टोटल इन दोनों में कितने प्रोटॉन हो गए, एक प्रोटॉन इसमें और एक हाइड्राइड आयन में। सो हमारे साथ हो गए टू प्रोटॉन्स, मैंने प्लस लेकर दो प्रोटॉन्स हो गए। और इलेक्ट्रॉन कितने इसमें आते हैं दोनों में, क्योंकि टू हाइड्रोजन, हम टू हाइड्रोजन की बात करते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं। सो प्रोटॉन तो दो हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब ये जो फ्री प्रोटॉन है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ऐसे चला गया है, मतलब। सो ये H प्लस है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, और हाइड्राइड आयन में दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो 2H है कि हम बात करते हैं कि दो हाइड्रोजन NaDH से रिमूव हो जाते हैं और इसको एक्सेप्ट करता है कोएंजाइम क्यों। सो ये असल में क्या है, दो प्रोटॉन्स है और दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स है। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि इन दोनों हाइड्रोजन में एक H प्लस है और दूसरा यानी वन फ्री प्रोटॉन है और एक हाइड्राइड आयन है। अब होता क्या है कि ये दोनों जो के हैं ये दोनों जो कि है इसको रिसीव करेगा कोएंजाइम क्यों, और इट विल कन्वर्टेड इनटू कोएंजाइम क्यों H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, दिस प्रोसेस अकर्स इन टू स्टेप्स।
दिस प्रोसेस अकर इन 2 स्टेप्स, यानी ये जो पूरा प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में अकर होता है। दिस अकर्स इन 2 स्टेप्स। और कौन से 2 स्टेप्स है, यानी पहले स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप की तरफ हम आते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि हमारे साथ जो NADH है, NADH, इस NADH से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, जिस तरह पहले हमने बात की। और ये दोनों हाइड्रोजन जो कि है पहले स्टेप में, ये FMN लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो कि है इसको रिसीव करेगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू, जब FMN इसको रिसीव करता है सो FMN कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये FMNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और NADH जो कि ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD में, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी NAD जो कि हैं इससे हमारे साथ 2 हाइड्रोजन आ गए। ये 2 हाइड्रोजन रिसीव के किसने रिसीव किए, FMN ने, और ये कन्वर्ट हो गया, जो इसका रिड्यूस फॉर्म है FMNH2 में कन्वर्ट हो गया। और एज अ रिज़ल्ट जब NADH से ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, NADH जो कि है ये कन्वर्ट हो गया NAD में, इसमें इसका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म था इसमें कन्वर्ट हो गया। यानी ये जो प्रोसेस है ये डायरेक्टली अकर नहीं होता है कि NADH से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए और ये क्यों एंजाइम क्यों नहीं, यानी दरमियान में एक और प्रोसेस भी है, एक और इंटरमीडिएट भी आता है और वो है FMN, कि पहले ये 2 हाइड्रोजन FMN जो कि है रिसीव करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है FMNH2 में, और NADH जो कि ये चला जाएगा जिसका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है NAD में। यानी पहले हमारे साथ FMNH2 बनेगा। फिर दूसरे स्टेप में जो कि है नेक्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो FMNH2 बना है नेक्स्ट स्टेप में, FMNH2 जो बना है, ये FMNH2 जो कि है इससे अब ये 2 हाइड्रोजन, यानी FMNH2 से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन जो कि है इसको रिसीव करेगा कोएंजाइम यानी कोएंजाइम क्यों रिसीव करेगा, एज अ रिजल्ट इट विल कन्वर्टेड इनटू H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2 कोएंजाइम H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी FMNH2 ने जो 2 हाइड्रोजन शिफ्ट किए थे, अब सेकंड स्टेप में ये दोनों हाइड्रोजन ये फिर दोबारा ये रिमूव करेगा और ये कोएंजाइम क्यों रिसीव करेगा और इट विल कन्वर्टेड इनटू कोएंजाइम H2, यानी इसका जो रिड्यूस फॉर्म है इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 स्टेप्स में जो इसमें आकर होता है, यानी अगर हम इसको शॉर्टकट करें तो NADH2 से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए और ये दोनों हाइड्रोजन रिसीव के कोएंजाइम क्यों ने, और ये कन्वर्ट हो गया कोएंजाइम H2 में कन्वर्ट हो गया, जिस तरह ये हमने पहली बात की थी। लेकिन दरमियान में आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो पहले 2 हाइड्रोजन है ये FMN रिसीव करता है और ये FMNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये FMNH2 दोबारा हाइड्रोजन लॉस करेगा और ये हाइड्रोजन रिसीव करेगा कोएंजाइम जो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि FMNH2 जो के हैं, जो FMNH2 है ये असल में जिस तरह हमने हाइड्रोजन की बात की कि जो 2 हाइड्रोजन है ये एक फ्री प्रोटॉन होता है, दूसरा हाइड्राइड आयन की शक्ल में होता है। क्या होता है कि ये जो फ्री प्रोटॉन होता है ये तो डायरेक्टली मतलब कोएंजाइम की तरफ चला जाएगा, यानी जो फ्री प्रोटॉन है H+ ये की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो हाइड्राइड आयन जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स पहले आयरन जो सल्फर है, आयरन सल्फर ये रिसीव करेगा, आयरन सल्फर, और फिर इससे ये कोएंजाइम रिसीव करेगा। यानी हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव आयन है ये डायरेक्ट FMNH2 से डायरेक्ट कोएंजाइम की तरफ आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन पहले रिसीव करेगा आयरन सल्फर FeS आयरन सल्फर, और फिर जो कि रिसीव करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली हमारे साथ कोएंजाइम H2 आएगा, कोएंजाइम H2। यानी ये पहला वो स्टेप है जिसमें NADH से जो कि है NADH
ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था NADH। और इन पॉइंट हमारा क्या था, को एंजाइम QH2, जिसमें NADH से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और इसको रिसीव करेंगे, को एंजाइम QH2 रिसीव करेगा। और इसके लिए जो एंजाइम है वो कॉम्प्लेक्स 1 है, जिसको NADH डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं, और एक इसका प्रोस्टेटिक ग्रुप FMN है और दूसरा आयरन सल्फर प्रोटीन है। और ये दोनों, इसका दोनों यहाँ पर क्या किरदार है, क्या रोल है इसका, ये मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि NADH डायरेक्टली जो कि है ये को एंजाइम QH2 में कन्वर्ट नहीं होता है। पहले क्या होता है कि इससे जो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, सो हाइड्रोजन FMN रिसीव करता है, जो ये कन्वर्ट हो जाता है FMNH2 में, और फिर ये FMNH2 जो कि इससे हाइड्रोजन ये लॉस करेगा और ये को क्यों जो कि है को एंजाइम क्यों रिसीव करेगा, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म में को एंजाइम QH2। सो नेक्स्ट जो कि हाँ, अब ये को एंजाइम QH2, ये इसको याद रखना है कि हमारे साथ फाइनली स्टेज 1 में को एंजाइम QH2 हमारे साथ आ गया। सो अब हम आते हैं स्टेज नंबर 2 की तरफ, द सेकंड स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। स्टेज नंबर 2, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि ये 4 स्टेजेस में आकर होता है, और हर स्टेज में एक स्पेसिफिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो इसको कैटालाइज करता है। सो पहला स्टेज हमने जिक्र किया जिसमें कॉम्प्लेक्स 1, या जिसको NADH डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं, वो इसको कैटालाइज कर देता, और जिसके लिए प्रोस्टेटिक ग्रुप जो कि वो FMN एंड आयरन सल्फर जो कि है ये प्रोस्टेटिक ग्रुप के तौर पर काम करता। सो यहाँ पर दूसरे स्टेज में क्या होता है, अगर मैं इसको टाइटल दे दूँ तो इस तरह टाइटल इसका बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ, यानी इस स्टेज में क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्राम, ट्रांसफ़र ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्राम FADH2 टू को एंजाइम क्यों, टू को एंजाइम क्यों, यानी इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम्स है ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ट्रांसफ़र ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्राम FADH2 टू को एंजाइम क्यों, यानी हाइड्रोजन एटम जो कि ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे FADH2 से को एंजाइम क्यों की तरफ। इसके लिए जो एंजाइम है, जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्स को कैटालाइज करता है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स 2, इसको कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स 2, या इस कॉम्प्लेक्स 2 को जो के हैं, दिस कॉम्प्लेक्स 2 एंजाइम इज़ आल्सो कॉल्ड, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड, या इसको जो के है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी इसको कहते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी इसको कहते हैं। इन दिस कॉम्प्लेक्स 2 इज आल्सो कॉल्ड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी इसको कहते हैं। सो दिस कॉम्प्लेक्स कैटालाइज दिस स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कॉम्प्लेक्स 2 जो कि है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये दूसरा स्टेज है, इसको कैटालाइज करता है। और जिसके लिए कॉम्प्लेक्स 1 की, जिस तरह कॉम्प्लेक्स 1 के लिए जो कि है FMN एंड आयरन सल्फर जो कि प्रोस्टेटिक ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल होता था, इसके लिए प्रोस्टेटिक ग्रुप कौन सा है, द प्रोस्टेटिक ग्रुप फॉर कॉम्प्लेक्स 2, यहाँ पर जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है, यहाँ पर भी 2 प्रोस्टेटिक ग्रुप है इसके लिए, एक जो कि है FAD है, FAD एक्ट्स एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप फॉर कॉम्प्लेक्स 2, और एक आयरन सल्फर है। आयरन सल्फर जो कि है, पहले वाले में भी आयरन सल्फर था NADH डिहाइड्रोजनेज में, या जो कॉम्प्लेक्स 1 था, और इसमें भी जो कि है आयरन सल्फर जो कि है ये प्रोस्टेटिक ग्रुप के तौर पर काम करेगा। आयरन सल्फर दोनों में कॉमन है, लेकिन उसके साथ जो कि क्या था कि FMN था, और यहाँ पर FAD है। So these two acts as a prosthetic group for complex 2। सो यहाँ पर क्या होता है कि FADH2 जो के हैं, FADH2 जो के हैं, FADH2 ये 2 हाइड्रोजन जो के है इससे रिमूव हो जाते, एंड दीज हाइड्रोजन आर
रिसीव्ड बाय कोएंजाइम क्यों इसको रिसीव करेगा। और इसके साथ क्या हो जाएगा जब ये FADH2 से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, ये वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म यानी FAD में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और ये दोनों हाइड्रोजन को एंजाइम क्यों जो कि एक्सेप्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट ये ऑक्सीडाइज फॉर्म से इसका जो रिड्यूस फॉर्म है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो को एंजाइम क्यों H2 है। सो फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे साथ यहाँ पर बनता है वो है को एंजाइम क्यों H2। और जो पहले वाला था फर्स्ट स्टेज में भी को एंजाइम क्यों H2 बनता था और सेकंड स्टेज में भी को एंजाइम क्यों H2 बनता। यानी हमारे साथ जो पहला स्टेज था स्टेज नंबर 1 जो फर्स्ट स्टेज था, और जो सेकंड स्टेज है स्टेज नंबर 2। सो दोनों स्टेजेस में पहले स्टेज में भी जो कि है NADH से जो कि है दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते थे और ये दोनों हाइड्रोजन जो कि है इट वाज रिसीव्ड बाय को एंजाइम क्यों H2। और सेकंड स्टेज में जो कि FAD से दो हाइड्रोजन रिमूव होते थे और ये दोनों हाइड्रोजन जो कि ये को एंजाइम क्यों H2 रिसीव करते हैं। यानी पहले स्टेज से और दूसरे स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों से को एंजाइम क्यों H2 रिसीव हो गया। अब ये फर्दर जो कि है को एंजाइम क्यों H2 हम पढ़ेंगे कि ये स्टेज नंबर 3 में इसके साथ क्या होता है। थर्ड स्टेज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का थर्ड स्टेज है इसके साथ क्या होने वाला है को एंजाइम क्यों H2 के साथ। लेकिन आपको ये बात जहन में याद रखनी होगी कि पहला जो स्टेज था स्टेज नंबर 1 इसमें NADH से दो हाइड्रोजन रिमूव होते थे और ये को एंजाइम क्यों इसको रिसीव करता था और ये कन्वर्ट हो जाता था को क्यों H2 में। फिर दूसरे स्टेज में FAD जो कि है FADH2 से दो हाइड्रोजन रिमूव होते थे और ये रिसीव करता था को एंजाइम क्यों और ये कन्वर्ट हो जाता को एंजाइम क्यों H2। यानी पहले स्टेज से और दूसरे स्टेज से दोनों से हमारे साथ को क्यों H2 हासिल हो गया। अब थर्ड स्टेप में जो कि है थर्ड स्टेज में जो कि है ये को एंजाइम क्यों H2 जो कि आगे प्रोसेस करेगा। तो देखते हैं कि स्टेज नंबर 3 में थर्ड स्टेज में इसके साथ क्या होने वाला है को एंजाइम क्यों H2 के साथ। सो थर्ड स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगर मैं इसको टाइटल दे दूं तो इसका टाइटल किस तरह बनता है द ट्रांसफ़र ऑफ। सो ये स्टेज जो कि ये स्टेप जो कि है इसको थोड़ा गौर से सुने क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम को एंजाइम क्यों टू को एंजाइम क्यों H2 है टू साइटोक्रोम C। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम को एंजाइम क्यों H2 टू साइटोक्रोम C। इसमें क्या होता है कि ये जो को एंजाइम क्यों H2 है जो हमारे साथ फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हासिल हुआ था, इससे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग होगी और ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में चले जाएंगे। मतलब अब क्या होता है इसमें, जिस तरह हमें पता है कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों में जो कि हैं फर्स्ट स्टेज में क्या हो गया कि NADH प्लस H प्लस से हमारे साथ दो हाइड्रोजन जो कि है हमारे साथ आ गए और इसको रिसीव किया कोएंजाइम क्यों ने और ये कन्वर्ट हो गया को क्यों H2 में। फिर सेकंड स्टेज में जो कि FADH2 से जो कि हैं FADH2 से हमारे साथ दो हाइड्रोजन जो कि है रिमूव हो गए और ये दोनों हाइड्रोजन इससे भी हमारे साथ को एंजाइम क्यों H2 बन गया। सो ये अब इस थर्ड स्टेज में को एंजाइम क्यों H2 से दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिमूव हो जाएंगे और इसको रिसीव करेंगे साइटोक्रोम C। सो पहले बात तो ये होगी ये पूरा प्रोसेस इसमें अकर होता है। अब ये है कि इस प्रोसेस के लिए यानी थर्ड स्टेज के लिए जो एंजाइम है जो इसको कैटालाइज करता है कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। सो फर्स्ट स्टेज में कॉम्प्लेक्स 1 था, सेकंड स्टेज में कॉम्प्लेक्स 2 था और थर्ड स्टेज में जो कि है ये कॉम्प्लेक्स 3 जो कि हैं इसको कैटालाइज करता है। थर्ड स्टेप ऑफ या थर्ड स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कॉम्प्लेक्स 3 जो कि है एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स है ये इसको कैटालाइज करता है। और दिस कॉम्प्लेक्स 3 इज़ आल्सो कॉल्ड
और इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूबिक्विनोल साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज भी इसको कहते हैं। यूबिक्विनोल साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज भी इसको कहते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड यूबिक्विनोल साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज भी इसको कहते हैं। दी कॉम्प्लेक्स 3 भी इसको कहते हैं एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूबिक्विनोल साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज भी इसको कहते हैं। जिस तरह पहले और दूसरे कॉम्प्लेक्स 2 के लिए हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप का जिक्र किया था, सो यहाँ पर भी इसके लिए भी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है जो इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है इस एंजाइम्स की एक्टिविटी में। और यहाँ पर कौन कौन से आयरन सल्फर तीनों में कॉमन हो गया, यानी पहले में भी आयरन सल्फर था, दूसरे कॉम्प्लेक्स 2 में भी आयरन सल्फर था, इसमें भी आयरन सल्फर है। लेकिन आयरन सल्फर के अलावा यहाँ पर साइटोक्रोम बी भी है, साइटोक्रोम C1 भी है एंड इसके अलावा अदर प्रोटीन्स भी यहाँ पर एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर कॉम्प्लेक्स 3 एंजाइम्स। सो हमारे लिए ये जो तीन है आयरन सल्फर साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम सी, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कि एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर काम करते हैं हमारे साथ यहाँ कॉम्प्लेक्स 3 के लिए। आयरन सल्फर, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1 ये कॉम्प्लेक्स 3 में कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। सो अब ये है कि इसमें क्या होता है, प्रोसेस ये किस तरह है थर्ड स्टेज में, कि हमारे साथ जिस तरह को एंजाइम QH2 जो पहले और दूसरे स्टेज से हमारे साथ ये हासिल हुआ है, क्या होगा कि ये दो हाइड्रोजन जो कि है लॉस करेंगे। इन 2 हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम को एंजाइम QH2। ये दो H जो कि है इट विल लूज़ 2 हाइड्रोजन और ये कन्वर्ट हो जाएगा जब ये को एंजाइम QH2 से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते, सो इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है, को, यानी ये इसका रिड्यूस फॉर्म है, दिस इज़ द रिड्यूस फॉर्म, और ये इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, वापस ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखें कि जो को एंजाइम QH2 से 2 हाइड्रोजन लॉस हुई, रिमूव हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन जो कि है, अब यहाँ पर ये जो दोनों हाइड्रोजन है, नाउ इट विल स्प्लिट्स इनटू, अब ये दो चीज़ों में स्प्लिट हो जाएगा। एक जो कि है 2 प्रोटॉन्स यानी 2H प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, यानी the 2H which is removed from coenzyme QH2, this will now splits into 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। जिस तरह पहले भी हमने जिक्र किया था कि असल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं हमारे साथ। मैंने पहले स्टेज में डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेज में, यहाँ पर आप देखें ये स्टेज नंबर 1 में मैंने जिक्र किया था, ये अगर आपको याद हो पहले स्टेज में, कि असल में ये 2 हाइड्रोजन एक प्री प्रोटॉन होता है और एक हाइड्राइड आयन होता है। मतलब ये कि प्रोटॉन तो इसमें भी है इसमें भी, यानी 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये जो 2 हाइड्रोजन है जो कोएंजाइम QH2 से रिमूव हो जाते हैं, नाउ दीज 2 हाइड्रोजन विल स्प्लिट्स इनटू 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट हो जाएगा। सो ये 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट हो जाएगा। अब ये आगे कहा जाएगा, मतलब अब ये आगे जो कि हैं जो 2 प्रोटॉन्स है, ये तो जो प्रोटॉन पूल ऑफ प्रोटॉन्स है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, पूल ऑफ प्रोटॉन्स उसमें एंटर हो जाएगा। प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे कि ये प्रोटॉन्स इसके साथ क्या होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो कि है ये आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की अब हम बात करेंगे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। और अब ये जो कि है थर्ड स्टेज में डिफरेंट साइटोक्रोम्स है,
जो इससे ये पास होगा। नाउ इट विल पासिस फ्रॉम डिफरेंट साइटोक्रोम्स से ये पास होगा। अब ये हम पढ़ेंगे कि ये डिफरेंट साइटोक्रोम्स कौन कौन से हैं और ये इससे किस तरह पास होता है, यानी हाउ transport of these two electrons from different cytochromes occurs, how it will occurs, ये क्वेश्चन मार्क मिलने लगा। ये साइटोक्रोम से किस तरह पास होता है ये दो इलेक्ट्रॉन्स। ये असल में थ्री स्टेजेस में होता है, थ्री स्टेजेस में होता है। और ये थ्री स्टेजेस कौन से हैं, किस तरह ये थ्री स्टेज में आकर होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, पहले स्टेज में जो के हैं, लेकिन इससे पहले जो के हैं ये जो साइटोक्रोम्स हैं, जो डिफरेंट साइटोक्रोम्स से ये पास होगा। यहाँ पर एक बात आप याद रखें कि जो साइटोक्रोम्स है, साइटोक्रोम्स, इसको मैंने आपको सेकंड पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो सेकंड पार्ट है इसमें मैंने डिस्कस भी किया था, जो दूसरा लेक्चर हमने लिया था। कोशिश करें कि एक बार उसको फिर रिपीट करें ताकि आपके जहन में आ जाए कि साइटोक्रोम क्या है। लेकिन ये जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम, जितने भी साइटोक्रोम्स के फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइटोक्रोम्स, ये हमारे साथ इसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है और दूसरा इसका रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म। जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में साइटोक्रोम होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CYT और इसके ऊपर हम लगाते हैं 3+, यानी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोक्रोम एंड 3+ हम लगाते हैं, यानी जिससे हाइड्रोजन जो कि है इलेक्ट्रॉन जो कि है इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और फिर इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गया। और इसमें जो चूँकि हमने कहा था कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो कि क्या होता है, साइटोक्रोम में आयरन होता है और आयरन जो कि है ये फेरस या फेरिक फॉर्म में होता है। साइटोक्रोम का जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है यानी साइटोक्रोम 3+, इसमें आयरन जो कि है, आयरन जो कि ये फेरस फॉर्म में होता है। ये बात आप याद रखें कि आयरन जो कि इट विल बी इन दी फॉर्म ऑफ फेरस फॉर्म, फेरस फॉर्म में होता है। लेकिन साइटोक्रोम का जो रिड्यूस फॉर्म है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CYT2+, यानी इससे हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं CYT2+। और इसमें जो आयरन है ये फेरिक फॉर्म में होता है, आयरन विल आकर इन ये इसमें फेरिक फॉर्म में होता है, इसमें आयरन जो कि फेरिक फॉर्म में होता है, फेरिक फॉर्म में, और यहाँ पर फेरस फॉर्म में होता है, रिड्यूस फॉर्म में ये फेरस फॉर्म में होता है। और जब साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है तो इसमें आयरन जो कि है ये फेरिक फॉर्म में होगा। याद रखिए जितने भी डिफरेंट टाइप से साइटोक्रोम से जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स अब ये पास होगा, ये साइटोक्रोम दो फॉर्म में, या तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा या रिड्यूस फॉर्म में, यही अल्टरनेटिवली जो कि है ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और रिड्यूस से ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं CYT, यानी साइटोक्रोम को रिप्रेजेंट करता है CYT3+, और जो रिड्यूस फॉर्म है CYT2+। अब हम आते हैं कि ये किस तरह डिफरेंट साइटोक्रोम से ये पास होता है। दिस अकर्स इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में किस तरह अकर होता है, अब हम ये करेंगे कि ये डिफरेंट साइटोक्रोम से किस तरह पास होता है। फर्स्ट क्या होता है, इन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे साथ को एंजाइम क्यों H2 से रिमूव हो गए, जिस तरह हमने बात की कि ये डिफरेंट साइटोक्रोम से अब ये पास होंगे। पहले स्टेज में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो को एंजाइम क्यों H2 है, को एंजाइम क्यों H2, अब इससे जो कि है दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे साथ आ गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो कि है, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को किया था कि जो साइटोक्रोम्स है, ये साइटोक्रोम्स, ईच साइटोक्रोम में एक आयरन होता है और एक आयरन जो कि ये एक इलेक्ट्रॉन पिकअप कर सकता है, मतलब हर साइटोक्रोम के अंदर एक आयरन होता है और एक आयरन जो कि ये एक इलेक्ट्रॉन पिक कर सकता है। हम कहते हैं कि
एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ साइटोक्रोम, वन मॉलिक्यूल ऑफ साइटोक्रोम, it will received या pick up by only वन इलेक्ट्रॉन, ये वन इलेक्ट्रॉन ले सकता है या रिसीव कर सकता है। सो इसलिए अब चूंकि क्यों H2 से दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, सो दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे साथ दो साइटोक्रोम के मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि एक साइटोक्रोम मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन पे कर सकता है। सो अब इलेक्ट्रॉन दो है, सो इसके लिए दो साइटोक्रोम के मॉलिक्यूल चाहिए। सो क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोक्रोम बी, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोक्रोम CYT बी, साइटोक्रोम बी, जो अब ये रिड्यूस फॉर्म में होता है, साइटोक्रोम बी जो कि है रिड्यूस ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है। दिस इज़ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम। सो ये दो इलेक्ट्रॉन जो कि साइटोक्रोम बी रिसीव करेगा, साइटोक्रोम बी, और ये साइटोक्रोम बी जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म में, ये साइटोक्रोम बी 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं दो लिखता हूँ, ये दो दो मॉलिक्यूल है, ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे साथ साइटोक्रोम बी के दो मॉलिक्यूल है। यहाँ पर भी मैंने दो लिखा है, और ये बात ये मैंने आप लोगों को समझाया कि ये दो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक साइटोक्रोम मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन पिकअप कर सकता है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन दो है तो हमारे साथ दो मॉलिक्यूल ऑफ साइटोक्रोम चाहिए। अब ये जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म से कन्वर्ट हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म में। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में, अब ये तो हमारे साथ ये इसने इलेक्ट्रॉन पिकअप किए, मतलब को एंजाइम क्यों H2 से इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम बी ने पिकअप किए और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म से कन्वर्ट हो गया रिड्यूस फॉर्म में। जब इसने हायर इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए, सो हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सो ये रिडक्शन इसको कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से जो कि है आगे जाएंगे, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 यहाँ पर होता है, और ये साइटोक्रोम C1 जो कि इसको रिसीव करेगा, यानी जो साइटोक्रोम C1 होता है, यहाँ पर भी ये भी दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइटोक्रोम C1 के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो इसका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये इस दो इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम बी से आएंगे ये यहाँ पर रिसीव करेंगे, और जब ये साइटोक्रोम C1 ये दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, सो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। आफ्टर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स नाउ इट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू इट्स रिड्यूस फॉर्म। दो मॉलिक्यूल्स साइटोक्रोम C1 के ये भी रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस फॉर्म है। सो यहाँ तक तो जो कि है ये पहला स्टेप था। अब ये जो कि है ये दूसरा स्टेज था जिसमें साइटोक्रोम C1 इन्वॉल्व हो गया। पहले स्टेप में जो कि साइटोक्रोम बी ने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया साइटोक्रोम बी। फिर दूसरे स्टेज में क्या होता है कि ये साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे साइटोक्रोम C1 में। जब ये C1 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है, ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, साइटोक्रोम C1 रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन वापस लॉस हो जाते हैं और साइटोक्रोम C1 लेता है, आफ्टर दिस बी साइटोक्रोम बी वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे दोबारा इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए, दोबारा इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, साइटोक्रोम C1 ने लिए, C1 जो कि ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या होता है कि फर्दर जो कि C1 से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पर साइटोक्रोम C, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोक्रोम C के पड़े होते हैं यहाँ पर, साइटोक्रोम C। अब ये साइटोक्रोम C जो कि हैं इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेंगे, एज अ रिज़ल्ट ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है साइटोक्रोम C का। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं साइटोक्रोम C1 से, सो यहाँ पर ये साइटोक्रोम C कन्वर्ट हो जाएगा
साइटोक्रोम्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोक्रोम सी रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आफ्टर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात याद रखिए कि ये हमारे साथ हो गया तीसरा स्टेप जिसमें साइटोक्रोम सी इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ पर जब ये C1 वापस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं साइटोक्रोम सी की तरफ, ये वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो साइटोक्रोम सी है रिड्यूस फॉर्म है, अब ये फाइनली हमारे साथ आएगा और ये हमारे साथ बढ़ेगा स्टेज नंबर 3 की तरफ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो ये 3 ऐसे स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप हो गया ये आपको फर्स्ट स्टेप, जिसमें पहला साइटोक्रोम बी इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले जो कि साइटोक्रोम बी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन दोबारा लॉस करेगा, साइटोक्रोम C1 जो कि है ये लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म में। फिर साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी वापस साइटोक्रोम सी भी कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स रिड्यूस फॉर्म। सो ये 3 साइटोक्रोम्स के फॉर्म्स है, साइटोक्रोम बी, C1 एंड सी। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ये जो बी और C1 है, बी एंड C1 दीज आर द पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स 3 एंजाइम जो है। लेकिन सी जो कि साइटोक्रोम सी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स 3, यानी साइटोक्रोम सी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। ये कॉम्प्लेक्स 3 एंजाइम का पार्ट नहीं है साइटोक्रोम सी। लेकिन बी और C1 जो कि ये साइटोक्रोम ये कॉम्प्लेक्स 3 के पार्ट से कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर आते हैं, इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप है। लेकिन सी जो कि है कॉम्प्लेक्स 3 का पार्ट नहीं है, ये अलग होता है और ये C1 से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है एंड आफ्टर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन सी जो कि साइटोक्रोम सी भी रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे इलेक्ट्रॉन फर्दर जो कि स्टेज नंबर 4 फाइनल स्टेज जो कि है इसमें दाखिल हो जाएंगे। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा मतलब इसको अगर आप गौर से इसको देखें तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह पहले 2 स्टेजेस से को एंजाइम क्यों H2 हमारे साथ हासिल हुआ था और इससे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे साथ हासिल हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए कि पहले साइटोक्रोम बी इसको रिसीव करेगा, साइटोक्रोम बी जब इसको रिसीव करता है तो ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बी से C1 ये रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन्स और ये C1 आफ्टर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स ये भी रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर C1 से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे साइटोक्रोम सी में और इस तरह साइटोक्रोम सी भी कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म में। अब ये फर्दर जब इससे वापस इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे साइटोक्रोम सी से, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज फॉर्म में। यानी इसमें तीनों साइटोक्रोम जो कि साइटोक्रोम बी, C1 और सी, यानी ये अल्टरनेटली ऑक्सीडाइज होते हैं और रिड्यूस होते हैं, रिड्यूस होते ऑक्सीडाइज होते हैं। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कि है ये अल्टरनेटली अकर होता है मतलब। सो ये बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि ये जो बी और C1 है ये कम्प्लेक्स 3 के अंदर आते हैं, लेकिन साइटोक्रोम सी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स 3। अब लास्ट स्टेज में क्या होता है, स्टेज नंबर 4 में लास्ट स्टेज जो कि हैं इस काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो लास्ट स्टेज है उसमें क्या होता है कि इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, सो इसको कहते हैं जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है ये कॉम्प्लेक्स 4 एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स 4 इसको कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 भी इसको कहते हैं या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम भी इसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 भी कहते हैं और इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कहते हैं। सो इसको मैं लास्ट में शॉर्टकट भी आपको लोगों को समराइज़ भी करूँगा। ये थोड़ा मैं डिटेल में कर रहा हूँ क्योंकि आपको डिटेल में पता चल जाए मतलब कि क्या होता है। लास्ट में मैं आपको समराइज़ करूँगा, बहुत इजी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि हैं इसको कहते हैं, यानी लास्ट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है इसको कॉम्प्लेक्स 4 भी कहते हैं या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी इसको कहते हैं। और जिस तरह हर एक के लिए हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप का जिक्र किया तो इसके लिए भी जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है
यानी यहाँ पर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्ट करता है, सो जो कोएंजाइम है वो है साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 जो कि यहाँ पर एक्ट करता है, जो इस एंजाइम की एक्टिवेशन या कॉम्प्लेक्स 4 की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है, इसके साथ साइटोक्रोम ए अटैच होता है और साइटोक्रोम A3 अटैच होता है। इसी तरह यहाँ पर याद रखिए कि जो साइटोक्रोम और A3 है, साइटोक्रोम ए और A3 जो के हैं, याद रखिए कि जो साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम ए, इसके साथ भी एक हीम ग्रुप अटैच होता है। और ये जो साइटोक्रोम A3 है, A3, इसके साथ भी हीम ग्रुप अटैच होता है। और ये इस साइटोक्रोम ए का जो हीम ग्रुप है, ये भी फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोटीन है, एंजाइम का ये प्रोटीन पार्ट है, ये हीम ग्रुप इस प्रोटीन के साथ एक ख़ास पोजीशन पर अटैच होता है। और इसी सेम प्रोटीन पर ये जो साइटोक्रोम A3 का जो हीम ग्रुप है, ये दूसरी जगह पर, दूसरे लोकेशन पर इसके साथ दूसरी पोजीशन पर अटैच होता है। मतलब ये कि प्रोटीन सेम है, एक ही प्रोटीन के साथ एक ही प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम का है, इसके साथ साइटोक्रोम ए का जो हीम पार्ट है ये अटैच होता है, और साइटोक्रोम A3 का भी डिफरेंट लोकेशन पर ही अटैच होते हैं, लेकिन साइटोक्रोम ए का अटैच होता है, साइटोक्रोम A3 दोनों सेम प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। सो इसलिए हम इस एंजाइम को या इसको साइटोक्रोम A+A3 भी इसको कहते हैं। देयरफॉर दिस साइटोक्रोम इज़ आल्सो कॉल्ड, या इस जो प्रोटीन है इसको साइटोक्रोम A3 भी कहते हैं, क्योंकि सेम प्रोटीन के साथ दोनों साइटोक्रोम ए और A3 दोनों सेम प्रोटीन के साथ डिफरेंट पोजीशन पर अटैच होते हैं। और इनका ये डायरेक्टली इनका जो हीम ग्रुप है ये अटैच होता है, हीम ग्रुप अटैच होता है प्रोटीन के साथ। अब यहाँ पर ये हैं कि याद रखिए कि ये जो स्टेप नंबर 4 है जिसमें कॉम्प्लेक्स 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है। और 4 इलेक्ट्रॉन को किस तरह, क्योंकि अब ये एक हीम ग्रुप जो कि है, हमने कहा कि हीम ग्रुप ये एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है। अब एक हीम ग्रुप को ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हर साइटोक्रोम ए के साथ भी और साइटोक्रोम A3 के साथ भी, यहाँ पर ए के साथ भी एक कॉपर अटैच होता है, कॉपर, और A3 के साथ भी एक कॉपर ग्रुप अटैच होता है, कॉपर एटम अटैच होता है। सो ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है। इन दिस कॉपर एटम आल्सो कैरीज 1 इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर भी जो कि हैं एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को। सो टोटल यानी अब ये तो जो कि हैं, नाउ दिस इज़ दी कॉम्प्लेक्स 4। अब ये जो साइटोक्रोम A3 है जो यहाँ पर मैंने जिक्र किया है, ये असल में क्या है, दिस इज़ दी कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ, अब ये कॉम्प्लेक्स 4 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स 4 जो कि जो साइटोक्रोम A3 भी इसको हम कहते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है। इट कैरीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह कि एक प्रोटीन पार्ट है, सेम प्रोटीन पार्ट के साथ साइटोक्रोम ए भी अटैच होता है, साइटोक्रोम E3 का भी जो हीम ग्रुप है ये इसके साथ डिफरेंट पोजीशन पर अटैच होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को किस तरह कैरी कर सकता है, क्योंकि हीम ग्रुप एक साइटोक्रोम, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि ये एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन हीम ग्रुप हो गया, ये इसका भी जो हीम ग्रुप है ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। लेकिन हीम ग्रुप के अलावा साइटोक्रोम ए के साथ भी एक कॉपर अटैच होता है, साइटोक्रोम A3 के साथ भी एक कॉपर अटैच होता है। सो कॉपर एटम आल्सो कैरीज 1 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये टोटल जो कि यानी जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फाइनली जो कि हैं हमारे पास आकर, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि हैं प्लस 4 H पॉजिटिव आयंस यानी H+ और प्लस O2 जो कि है, ये चारों मिलकर हमारे साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल जो कि ये हमारे साथ तैयार होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल हासिल होंगे।
सो बहुत इजी है, सिंपल है। ये चारों स्टेजेस हो गए, लास्ट हमारे साथ वाटर मालिक्यूल बन गया। चारों स्टेजेस हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। थोड़ा मैंने डिटेल में ये किया। अब मैं थोड़ा आप लोगों के लिए सिंपल करता हूँ, आसान करता हूँ। इस चीज़ को, इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा हम इसको सिंपल बनाते हैं। और किस तरह के स्टार्ट से मैं दोबारा करता हूँ कि हमारे साथ स्टार्ट कहाँ से होता है। जो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है NaDH प्लस H प्लस, और इससे हमारे साथ दो हाइड्रोजन आ गए, और इस दो हाइड्रोजन को रिसीव किया FMN ने, और ये FMN कन्वर्ट हो गया FMNH2 में कन्वर्ट हो गया। दोनों हाइड्रोजन FMN ने रिसीव किया, और FMNH2 से ये को एंजाइम क्यों ने इसको रिसीव किया, और को एंजाइम क्यों जो कि ये कन्वर्ट हो गया, को एंजाइम क्यों H2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये पहला स्टेज था जिसमें कॉम्प्लेक्स वन एंजाइम यूज़ होता था। अब दूसरे स्टेज में जो कि हमारे साथ FADH2 था। अब इस FADH2 से भी दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए थे, और ये दोनों हाइड्रोजन जो कि को एंजाइम क्यों ने रिसीव किया था, और वो भी कन्वर्ट हो गया था को एंजाइम क्यों H2। यानी ये दो स्टेजेस हो गए। अब ये पहला स्टेज हो गया और ये दूसरा स्टेज हो गया। पहले में NaDH कन्वर्ट होता था को एंजाइम क्यों H2। दूसरे स्टेज में जो इसमें कॉम्प्लेक्स 2 यूज़ होता था, इसमें FADH2 जो कि है ये कन्वर्ट हो गया को एंजाइम क्यों H2। फिर क्या होता था थर्ड स्टेज में कि को एंजाइम क्यों H2 से जो कि है हमारे साथ जो साइटोक्रोम B था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोक्रोम बी, इसने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए। फिर साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 ने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए। अब ये दोनों जो कि हैं, दीज टू आर दी कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ, दिस मेक्स कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर क्या था कि इस साइटोक्रोम C1 से जो कि है साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए थे। जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है मतलब रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। साइटोक्रोम C ने रिसीव किए थे। फिर साइटोक्रोम C ने ये इलेक्ट्रॉन पास किए साइटोक्रोम्स A एंड A3 ने, साइटोक्रोम A प्लस A3, यानी साइटोक्रोम A प्लस A3 जो कि इट मेक्स कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फिर A3 से फाइनली जो कि हैं हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 प्रोटॉन भी आ गए प्लस ऑक्सीजन। और इन तीनों से जो कि ये तीनों जब मिल जाते 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे साथ हासिल हो गया। सो इसमें जो कि है ये पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अगर हम शॉर्टकट इसको समराइज़ कर दें तो ये पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा प्रोसेस हो गया। पहले हमने डिटेल में किया और ये लास्ट में मैंने इसको थोड़ा सा समराइज़ किया ताकि आप लोगों को पता हो कि ये किस तरह अकर होता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज में हम ATP सिंथेसिस करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान ATP सिंथेसिस किस तरह होता है, ATP किस तरह सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारे साथ ये होगा। थैंक यू।